नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट स्थित समाधि स्थल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री को अर्पित की श्रद्धांजलि। नम आंखों से किया याद, कहा उनकी याद में शुरू किए जाएंगी लेक्चर की एक विशेष सीरीज। राजस्थान के सांगोद विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की सुपोषित मां अभियान की शुरुआत। 1500 गर्भवती महिलाओं को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पोषण किट किया वितरित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंचे पीएम मोदी। ब्राजीलिया में किया गया भव्य स्वागत। आचार्य जोनास मसेट्टी ने साथियों सहित किया शिव तांडव स्रोत का पाठ। ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लूला के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग के नियंत्रक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा ऑपरेशन सिंदूर में प्रदर्शित वीरता और घरेलू उपकरणों की क्षमता के प्रदर्शन ने स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक मांग में किया जोरदार इजाफा। रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के साथ तालमेल बिठाते हुए डीएडी को नियंत्रक से सुविधाकर्ता के रूप में विकसित करने का किया आह्वान। भारत अफगानिस्तान की मानवीय और विकास संबंधी जरूरतों को हमेशा करता रहेगा पूरा। भारत के यूएन में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवार नेनी हरीश का बयान। कहा अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए ना हो बेजा इस्तेमाल। आज भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 18वीं पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट स्थित समाधि स्थल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की और नम आंखों से उनको याद किया। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का 8 जुलाई 2007 को निधन हो गया था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जीवन जितना राजनीतिक दृष्टि से अद्भुत था, उतना ही उनके व्यक्तिगत संबंधों में भी गहराई थी। वो उन विरले नेताओं में से एक थे जो दोस्ती और रिश्तों को आलोचनाओं की परवाह किए बिना शिद्दत से निभाते थे। उनके कई रिश्ते ऐसे भी थे जो समाज की पारंपरिक अपेक्षाओं से अलग थे, लेकिन चंद्रशेखर ने कभी भी उन्हें छुपाने या तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने सिद्धांतों और व्यक्तिगत मूल्यों को प्राथमिकता दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राजनीतिक जीवन में उनके द्वारा अपनाए गए नैतिक मूल्यों को याद किया। Former Prime Minister Chandrasekhar ji was one of the greatest sons of Bharat. He stood for democratic values, recognized as a young Turk to ensure inter-party democracy. His political career has been unique, unparalleled. A member of Rajya Sabha for 15 years, 1962 to 77, and thereafter till he met his maker in 2007, he was member of Lok Sabha except once, but that period also was most significant in his life when he had one of the most authentic Padyatras of Bharat to unite Bharat, to cut into divisiveness. So a career in parliament for more than 4 decades, and he had the occasion to see all the prime ministers till his death. No prime minister was missed by him in parliament. I had the great occasion to be a member of Lok Sabha alongside him. To such a great son of Bharat,
who stood for values that come from our civilizational ethos, I find it most befitting and appropriate that we must start a lecture series in his memory. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्यसभा सचिवालय जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर एक लेक्चर सीरीज भी शुरू करेगा, जिसके माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के व्यक्तित्व को नजदीक से जाना जा सकेगा। Rajya Secretariat will take steps in that direction, and since Deputy Chairperson Rajya Sabha Harivansh ji, a very distinguished journalist and very able parliamentarian, performing his job as Deputy Chairman with exemplification of virtues and excellence, had the occasion to work alongside Chandrasekhar ji and saw him from close quarters. We cannot have a more befitting person than Harivansh ji to head the committee for such a lecture series to be started by Rajya Sabha. The decision has been taken by me very thoughtfully in consultation with other members who I thought know him, Chandrasekhar ji, and everyone was on the board. Harivansh ji will take all steps in the direction. For such a great son of Bharat, Harivansh ji will give appropriate inputs so that we have a fellowship in his memory. Fellowship is given one time so that there can be compilation of all the activities, compilation of the works of such a great leader, and they would be published in the shape of a book. That again will be coordinated by the committee that looks after the memorial lecture in the memory of one of the greatest sons of Bharat. समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक एक पद यात्रा की थी। वो केवल 7 महीने तक कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। आज के दिन यानी 8 जुलाई 2007 को उनका निधन हो गया था। आइए एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान राष्ट्रपति लूला के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजीलिया में पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आचार्य जोनास मसेट्टी और उनके साथियों ने शिव तांडव स्रोत का पाठ किया। साथ ही ब्राजील के अमेजन वर्षा वनों के मूल निवासियों द्वारा स्थानीय मंत्रों का उच्चारण भी किया गया। Damar 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 nina damar damar vayam chakara chanda
शिव शिवं जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमनिलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवालरि विराजमानमूर्धनि धगद् 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 ज्वला ललाटपटपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरदिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्धरुद्धरापदि क्वचि दिगम्बरे मनो विनोद हेतुकास्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान सिन्धुरा स्फुरत् कबुतरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विवार्तभूतभर्तरि इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं सबं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं विदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं विदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् ॐ शवा 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 गुरवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई को आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेताओं ने ब्रिक्स एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी चर्चा की, जिसमें वैश्विक शासन में सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को बुलंद करना, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, विकास के मुद्दे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति को उनके गर्मजोशी से भरी मेहमान नवाजी और शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़े विषयों पर कहा कि हम सभी विषयों पर करीबी सहयोग जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स को नए रूप में परिभाषित करने पर काम किया जाएगा। आइए एक झलकियां देखते हैं सम्मेलन से जुड़ी घटनाओं के आधार पर।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को राजस्थान के सांगोद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित एक शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में उपस्थित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। सांगोद के महाराव भीम सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सांगोद विधानसभा क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 1500 गर्भवती महिलाओं के बीच पोषण किट का वितरण किया। यह अभियान उन महिलाओं को समर्पित रहा जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम है और जिन्हें अतिरिक्त पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है। इस योजना के अंतर्गत आगामी 10 महीनों तक प्रत्येक माह पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर ये किट दी जाएगी। साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे और प्रत्येक महीने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा परामर्श की सुविधाएं दी जाएंगी। चाहता हूं जिन्होंने इस क्षेत्र की उन माओं की चिंता की और आज जब मां स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। यह हमारा संकल्प है, हर मां स्वस्थ रहे और इसीलिए यह सुपोषित मां अभियान गर्भवती महिला को 10 महीने तक अच्छा पौष्टिक आहार मिले, उसकी विटामिन की कमी हो उसको पूरा करें, हर महीने जांच हो ताकि मां भी स्वस्थ रहे और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। ये सुपोषित मां अभियान के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को तो स्वस्थ बनाएंगे लेकिन संस्कारित और वह देश का नेतृत्व करे इस पीढ़ी को तैयार करने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र संगठन की दृष्टि से उनका लंबा कार्य क्षेत्र रहा है, लंबे समय तक वो इस क्षेत्र के अंदर गांव-गांव गाने ढूंढे, इसलिए उनको इस क्षेत्र की एक एक समस्या है, यहाँ की जनता के अभावों को पता है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं जिस 75 साल तक जिन बातों का अभाव इस हाड़ौती क्षेत्र में था, इस 5 साल के अंदर जब जनता जनार्दन से आपके विधायक महोदय जनता के बीच में जाएंगे तो 75 साल के उन अभावों कठिनाइयों को दूर कर समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण, किसान और मजदूर को आत्मनिर्भर बनाने का काम इस हाड़ौती की धरती पर होगा। मैं पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को यहां पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को पौधारोपण के लिए प्रेरित करते हुए प्रकृति के प्रहरी के रूप में सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का भावपूर्ण आह्वान भी किया। संकल्प करें कि हम एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करेंगे जिसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी भी हो, कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान भी हो, खेत कल्याण में काम करने वाला मजदूर भी हो, कर्मचारी भी हो, हमारी माता बहनें भी हो और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हो। और हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि इस बार देश में अगर सबसे ज्यादा हरा भरा और स्वच्छ शहर होगा तो मेरा अपना शहर कोटा होगा। हमारे सभी अतिथियों ने पर्यावरण के होने वाले प्रभावों के बारे में आपसे चर्चा की है और हम सब जानते हैं कि पर्यावरण के प्रति हमारी आध्यात्मिक और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ये धरती, भारत की धरती में हमेशा हमने पेड़ की पूजा की है, धरती मां को धरती मां माना है और इसीलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमारी धरती मां भी सुरक्षित रहे और
हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि प्रदूषित शहर के अंदर कोटा भी आगे बढ़ता जा रहा है और यह हमारे लिए सबके लिए चिंता का विषय है। हम इतने जीवंत, इतने जागरूक, इतने सजग होने के बाद भी अगर वायु प्रदूषण इंडेक्स के अंदर कोटा आगे बढ़ रहा है तो हम सबके लिए चिंता का विषय है। और इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, इस बार हमारा संकल्प भी होना चाहिए और संकल्प के साथ एक जन आंदोलन बनाएं कि हम कोटा को हरा भरा भी बनाएंगे और कोटा को स्वच्छ भी बनाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ब्रिक्स समावेशी बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, खासकर तब जब वैश्विक संस्थाएं वैधता और प्रतिनिधित्व के संकट का सामना कर रही हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने मजबूत घरेलू मांग, विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक प्रबंधन और लक्षित राजकोषीय उपायों के संयोजन के माध्यम से लचीलापन प्रदर्शित किया है। उन्होंने आगे जोर दिया कि व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों के प्रति भारत की नीति प्रतिक्रिया ने बाजारों में विविधता लाने, बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाली वृद्धि को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संरचनात्मक सुधारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता और वित्तीय दक्षता को दुरुस्त करने में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत बजट का पूरा उपयोग करने के लिए रक्षा सचिव और CGDA को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि विभाग आगे भी इसी तरह का वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में प्रदर्शित वीरता और घरेलू उपकरणों की क्षमता के प्रदर्शन ने स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक मांग को और बढ़ा दिया है। बजट देश में सबसे ज्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। देश की क्या बात की जाएगा, अगर आप रक्षा मंत्रालय का बजट देखें, दुनिया के कई देशों की GDP तक भी इतनी नहीं है। कई देशों की GDP इतनी नहीं है। जब देश की जनता की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी जिम्मेदारियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। अभी पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस कैपिटल बजट का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए यानी डिफेंस सेक्रेटरी CGDA और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। फुल यूटिलाइजेशन हुआ है पूरे कैपिटल बजट का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। कुछ समय पहले मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है। इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के सामने अब अपार संभावनाएं हैं। आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर में होने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार करना होगा और साथियों, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हम रक्षा क्षेत्र में
तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। यूएनजीए में अफगानिस्तान की स्थिति पर पेश किए गए प्रस्ताव मसौदे पर भारत ने वोटिंग से खुद को अलग रखा है। साथ ही आतंकवाद के लिए अफगान भूमिका के दोहन को समाप्त करने के प्रयासों का आह्वान किया है। भारतीय राजदूत ने कहा है कि अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान में बिगड़ते मानवीय संकट से निपटने के लिए कोई नीतिगत व्यवस्था नहीं पेश की गई है। सिर्फ सजा देने वाली नीति ठीक नहीं है। Mr. President, India is closely monitoring the security situation in Afghanistan. The international community must direct its coordinated efforts towards ensuring that entities and individuals designated by the UN Security Council, the Al-Qaeda and their affiliates, ISIL and their affiliates, including Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, along with their regional sponsors who facilitate their operations, no longer exploit Afghan territory for terrorist activities. On the political front, India's External Affairs Minister recently spoke with the acting Foreign Minister of Afghanistan. We welcome the strong condemnation of the Pahalgam terrorist attack of 22nd April by the Afghan side. This conversation followed a meeting between India's Foreign Secretary and the acting Foreign Minister, where both sides discussed various bilateral issues and regional developments. Mr. President, any coherent policy to address a post-conflict situation must combine a mix of policy instruments, incentivizing positive behavior and disincentivizing harmful actions. An approach focused only on punitive measures, in our view, is unlikely to succeed. The United Nations and the broader international community have adopted more balanced and nuanced approaches in other post-conflict contexts. However, no new policy instruments have been introduced to address the worsening humanitarian crisis in Afghanistan since August 2021. A business-as-usual approach without new and targeted initiatives is unlikely to deliver the outcomes the international community envisions for the Afghan people. In conclusion, I would like to reiterate India's historic ties with the people of Afghanistan and our enduring commitment to meeting their humanitarian and developmental needs. While we remain committed to continued engagement with all relevant stakeholders and broadly support the international community's efforts towards a stable, peaceful and prosperous Afghanistan. ड्रोन भारत की विनिर्माण क्षमता को वर्ष 2030 तक 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा सकता है। रक्षा, कृषि, रसद और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों से बढ़ती मांग से उत्साहित ड्रोन उद्योग से 2030 तक देश की विनिर्माण क्षमता को 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट जेन की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। नेक्स्ट जेन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे ड्रोन आधुनिक युद्ध रणनीतियों के एक प्रमुख घटक के रूप में उभर रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र भारत की ऑपरेशन सिंदूर ने देश में ड्रोन को अपनाने में एक उल्लेखनीय बदलाव किया है। 15 शहरों की 150 कंपनियों के सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि 40% ड्रोन कंपनियों का मानना है कि वर्ष 2030 तक भारत में रक्षा क्षेत्र के बाद कृषि और सटीक खेती में ड्रोन की सबसे बड़ी मांग होने की उम्मीद है। अपडेट एट 12 में आज के लिए इतना ही। अपडेट एट 12 में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।